ये भी कमाल की बात है। यानी कि जो 90% से अबव ले रहा है ना, समझो वो पढ़ने के लिए नहीं बना। पढ़ने के लिए बना बच्चा कौन होता है असली में? जिसने जो पढ़ा, उसका एनालिसिस किया और उसका यूज कहां करना है उसके लिए कुछ डेवलप करा। ये तो है पढ़ने का फायदा। आपने पढ़ा और फिर पेपर में लिख दिया, ये होता है जिसका हाजमा खराब होता है, कि जो खाया वही उगल दिया, उल्टी करने वाला। तो जिन बच्चों के 90% से ऊपर है, समझो उनका हाजमा खराब है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। यहां मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है हमारी, सिर्फ नंबर उनके आएंगे जिनको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा, नॉट समझ आएगा। समझ में आने वाला बंदा एज इट इज नहीं लिख सकता, और जो एज इट इज नहीं लिख सकता उसके पूरे नंबर आ नहीं सकते। इसका मतलब असली पढ़ने वाला वही बच्चा है जिसके 60% से लेकर 80 तक के बीच में रह लेगा वो। इससे ऊपर तो फिर वही जाते हैं, गुलाम ही जाते हैं। और इसलिए इनको गुलाम चाहिए, टीचिंग में भी गुलाम चाहिए, नौकरी में भी गुलाम चाहिए। इसलिए ऊपर वाले नंबरों को ही लिया जाता है। पढ़ाई में अगर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हो गए, अगर कानून की किताब को पढ़कर उन्होंने अपने हकों के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो भाई साहब यहां सबको जगा देगा वो कानून वाले पढ़ने वाले। इसलिए लॉ ऑडिटोरियम में यहां पर भी आपको नंबरों वाले ही बच्चे मिलेंगे, समझने वाला कोई नहीं आएगा। वो पहले वकालत कौन करते थे? जो कुछ नहीं पढ़ते थे वो वकालत करते थे, इसलिए वो लड़ते थे। आजकल का वकील कोई खड़ा है क्या सामने? कोई नहीं खड़ा, क्योंकि आजकल के वकील नंबरों के बेस पर बनने लग गए। जहां जहां नंबरों के बेसिस पर नौकरी मिलने लगी, वहां वहां गुलामी चालू हो गई, वहां वहां बर्बादी चालू हो गई। और हर जगह बर्बादी का आलम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आदमी वो काम करने के लिए बना ही नहीं था जो वो कर रहा है, इसलिए वो केवल और केवल बर्बाद ही करेगा। दैट इज वाई पूरी समाज को खड़ा होना पड़ेगा। नेता नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं करेंगे, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है करना क्या है, तो करेगा कौन? ये वाली पीढ़ी जिसको समझ आ जाए। तो अभी आपको फिर हम ज़्यादा एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको जलपान करा देते हैं और उसके बाद आके बैठते हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर जो अपने अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो वो लिख के भेज दीजिए कॉपी पर। जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं कहा पंजाब च अपने बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बच्चों को बाहर भेजना है, फॉरन भेजना है। सब के बच्चे मेरे ख्याल जमदा है तो बच्चे देखते बच्चा बोलता है टाइम अमरीका भेजना, कनेडा भेजना। सो एक बेटर एक्सपीरियंस जोड़ा है मैं शेयर करना चाहता सीगा। मेरी बेटी गुरमीत कौर कैनेडा तो वापस आई है 4 साल ला के। कहती एक बी सोशल नाम का चैनल है, उत्थे इंटरव्यू भी आई है, काफ़ी फेमस हुई है और इंटरव्यू इस टाइम हाईएस्ट ट्रेंडिंग इंटरव्यूज़ के विच है। मैं चाहांगा गुरमीत अपना थोड़ा एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर करे जरूर, क्योंकि सानू पंजाबियों को बहुत ज़्यादा वैसे जवाब बाहर भेजने। गुरमीत बेटा प्लीज़, डॉक्टर साहब आपकी परमिशन। आओ जाओ ऊपर आ जाओ। ये बड़ा ज़रूरी है, ये आप सब पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है। जो मैंने बताया आपको माइग्रेट करना, इट्स ए प्लान स्ट्रैटेजी। और जिस बच्चे को उसकी माँ नहीं पाल सकती उसको कोई माँ नहीं पाल सकती। जो धरती जहां आप पैदा हुए हो ना, वो धरती अगर आपको नहीं खिला सकती ना, फिर कोई नहीं खिला सकता। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये लगा लो, ये जरा ऐसे दबा के इस पे लगा, इस पे चिपक जाएगा। सर सबसे पहले तो पहली बार किसी ने 90% से ज़्यादा लेने के लिए धिक्कार है और बहुत अच्छा लगा सच में, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि 90% से ज़्यादा ले लिए थे। तो उसके बाद वो है ना ऑप्शंस ही ख़त्म हो गई थी कि करना क्या है। साइंस कर लो, साइंस करने के बाद यहाँ पे तो स्कोप है नहीं, जर्मनी चले जाओ। सो वो एक फ़्लो चलता गया। जर्मनी के बाद सेकेंड ऑप्शन कनाडा, वहाँ पे फंडिंग मिल रही है बायोटेक के लिए ऑन ऑल दैट। वहाँ जाके जो मैंने पिक्चर देखी है, मुझे लगता है कि जो सर बात कर रहे थे ना कि अगर वो चीज़ें हम अपने आसपास खुद से डेवलप करने की कोशिश करें, अगर हमें टैलेंट क्या है और अगर हमें कोई स्किल है तो उसको अपने ही आसपास अगर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, कोई कमी नहीं है इंडिया में। मतलब सही में यही हो रहा है कि
स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। मैंने ना एक कोटेशन पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, किसी ने बोला कि व्हाट कैन आई डू, आई एम जस्ट एन इंडिविजुअल, सेड 7 बिलियन पीपल। सो उस चीज़ के साथ मुझे लगा कि सबसे पहले लोगों ने बोला कि इंडिया में कौन सा बुराई नहीं है। ठीक है, बुराई है, मेरी कंट्री है, मेरी जगह है, मेरी रूट्स वहाँ पे है। तो अगर मुझे उस बुराई को मिटाना है तो पहला स्टेप ये कि मुझे वहाँ पे होना पड़ेगा। मैं बाहर रह के लेक्चर दे सकती हूँ कि ठीक है हाँ जी, इंडिया में जब ये स्कोप होगा ना तो तब मैं इंडिया वापस चली जाऊँगी। मैं आ गई तो फिर बाकी सब भी भाग ही रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल सकती। तो सुधारने वाला वहाँ कौन ही बैठा होगा। अब जो बात रही सेल्फ रिस्पेक्ट की, कॉरपोरेट सिस्टम के पूरे जकड़ में आ जाते हो वहाँ जाके। यहाँ तो फिर भी क्योंकि रूट्स हैं, ऑप्शंस हैं, फैमिली है, सोच सकते हो। वहाँ पे ऐसी जकड़ में आ जाते हो ना कॉरपोरेट की कि नहीं निकला जाता वहाँ पे। फिर जो लोग बोलते हैं हमारी अब वहाँ पे रूट्स बनने लगी, वो रूट्स नहीं है। किसी को भी पूछ के देख लो, कनाडा को मीठी जेल बोलते हैं, बहुत लोग आपने सुना होगा। जेल में आपकी रूट्स कभी नहीं बन सकती। बहुत लोगों से मेरी बात होती थी, कहते बेटा आज जो बुज़ुर्ग थे, फैमिलीज थी, उन्होंने मुझे बोला आज अगर कोई बोल दे ना तुम फ्री हो जाने के लिए, अगले घंटे की फ़्लाइट लेके चले जाएंगे हम। तो आई थिंक ये एक मतलब भेड़ चाल जो चल रही है कि बाहर जाके कुछ मिल जाएगा, बाहर जाके कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो फिर भी ऐसे करियर काउंसलिंग्स हो रही है ना, वहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है। वहाँ जाओ, एजेंसीज में धक्के खाओ, जो जॉब मिल गई ना बेटा कर लो, क्योंकि रेंट भरना है, नहीं भरोगे तो 1 महीने बाद ओनर घर से निकाल देगा तुम्हें। ज़मीन नहीं है, खाना खुद का नहीं है। कोविड के टाइम पे एक्चुअली जो बात हो रही थी, मेरे सामने एक्चुअल पिक्चर कनाडा की तब आई। इतनी गंदी मार पड़ी ना सरकार की, और मेरी फैमिली यहाँ पे थी, मैं बात कर रही थी, कहते लॉकडाउन तो यहाँ भी है। मैंने कहा पर आप तो खाना खा रहे हो, आप तो घर से बाहर भी जा रहे हो, एटलीस्ट सब्ज़ी वाला है आपके पास, नीचे ताज़ी सब्ज़ी बन रही है। मैं 1 महीने की ग्रोसरी स्टोर करके बैठी थी। उसके बाद ये नहीं पता था कि 1 महीने की ग्रोसरी के बाद मुझे खाना मिलेगा, अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। 2 महीने मैंने खालसा एड से राशन लेके खाया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास लॉकडाउन में एक ही ऑप्शन थी, या वैक्सीन लगवा लो या घर बैठ जाओ। और जितनी सेविंग्स थी रेंट देने में चली गई। वैक्सीन मुझे लगवानी नहीं थी। जैसे ही गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते के लिए खोला कि ट्रैवल कर सकते हो, 1 हफ्ते बाद वैक्सीन ट्रैवल के लिए मैंडेटरी हो जाएगी। लास्ट ईयर मैं इंडिया आ गई थी, मैंने कहा मैं वापस नहीं जा रही। उसके बाद में बस वो था कि डिसीजन एक इतना पक्का हो कि उसके बाद कोई ये ना बोले, मैं कहीं पे 50 लोगों में खड़ी होकर बोल दूँ मैं तो कनाडा जाऊँगी नहीं, और फिर मैं महीने बाद चली जाऊँ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 2 साल मैं गई वहाँ पे, मैं किसानों के बीच में रही हूँ, बिल्कुल एक गांव के बीच में। वहीं पे मैंने उनसे ताज़ा दूध लेके पीना शुरू किया, ताज़ी सब्जियाँ लेके खानी शुरू की। तो वहाँ समझ आया कि यहाँ पे तो किसान भी आज़ाद नहीं है। 6 महीने के बाद वो फिर सरकार पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि वेदर वैसा है। कच्चा दूध नहीं बेच सकते, वो मुझे दूध ऐसे पकड़ाते थे नीचे टेबल के, जैसे स्मगलिंग कर रहे हैं। और उसने मुझे 3 महीने लिए मेरे पे ये ट्रस्ट करने के लिए कि ये बंदी सरकार की नहीं है, इसको सच में कच्चा दूध चाहिए। तो ऐसी कंट्री में किसी ने मुझे बोला था, कहते यार इससे ज़्यादा गुलाम क्या होगे जहाँ पे आप खा ही अपनी मर्जी का नहीं पा रहे हो। तो आई वुड से कि वहाँ भी बुराइयाँ हैं, यहाँ भी बुराइयाँ। बहुत लोग मुझे बोल देते हैं कि जिस देश में तुमने खाया ना उसकी बुराई नहीं तुम कर सकते। मैं यहाँ से जब गई थी 21 साल की थी, जब इंडिया छोड़ के गई थी। कनाडा का 4 साल का खाना खा के अगर मैं उसको बुरा नहीं बोल सकती तो मेरा बिल्कुल हक नहीं बनता कि जहाँ मैंने 21 साल खाना खाया उसको बुरा बोलूँ। तो जहाँ का खाना खाया, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ पे रूट्स हैं, अगर उसको संभालने मुझे नहीं लगता सच में इतना मैं बोलूँगी वेदर है, हर तरह का वेदर, हर तरह का फूड, हर तरह का काम, हर चीज़ जितनी इंडिया में है उतनी एडवर्सिटी कनाडा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहाँ तो नहीं है। बाकी कंट्रीज़ के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं बोलना चाहूँगी मैं, लेकिन वहाँ नहीं है। तो अपनी कंट्री में सब मिल रहा है, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। कुछ कमी नहीं है यहाँ पे। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपका एक्सपीरियंस नहीं है किसी कंट्री का, मेरा तो कनाडा का भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ,
जिनका ये षड्यंत्र है, जिसको मैं ये बोल रहा था कि ये इट इज ऑल प्लानिंग, आपको जानकर हैरानी होगी, ये वो देश हैं जो जिस रॉकफेलर की, रॉथस्चाइल्ड की बात की, मैं तीसरा तो रह ही गया था। तीसरा जो आपका डेटा है, आपका बैंक अकाउंट आपका आधार के साथ कनेक्टेड है, आपका वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, आपकी ITR, आपका प्रॉपर्टी के कागज, आपके सब कुछ, गैस का कनेक्शन, सब कुछ आधार के साथ कनेक्टेड है। और ये कनाडा में गुलामी सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अमेरिका में भी गुलामी इसलिए क्योंकि वहां सोशल सिक्योरिटी नंबर है। एंड आधार इज द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ इंडिया बेसिकली। अंग्रेजी में इसका नाम दिया गया है, अंग्रेजी में इसको सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये असल में ये आधार है, हिंदी में नाम दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये है। इंडिया में भी कानून बन गया है कि आप खुला सामान नहीं बेच सकते, इंडिया में भी बन रहा है कि एक गाय से ज्यादा नहीं पाल सकते, इंडिया में भी बन रहा है कि ये सारे कानून जो वहां के वो यहां भी बन रहे हैं। और बाय 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जिसमें किसी के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं होगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टेटमेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लीजिए, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने मालिक हैं वो सब इजराइल से आते हैं। इसीलिए हमारे मोगली जी कहते हैं आई सपोर्ट इजराइल। इसीलिए आपकी सब्जियों के अंदर जितनी GMO बनाने वाली जितनी टेक्निक है वो सब इजराइल की टेक्निक है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट इसीलिए आते हैं, हर जगह हर टेक्निक इजराइल की टेक्निक है। और उससे भी ऊपर आपका सारा डेटा लेने के लिए इन्होंने एक नया पालतू कुत्ता छोड़ा हुआ है जिसका नाम बिल गेट्स है। खेती के सारे डॉक्यूमेंट, खेती के सारे कागज, चाहे आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे आपका फसलों का बीमा करना हो, चाहे आपका एंड्रॉयड है, चाहे आपकी विंडो है, उस सब पे जितना डेटा पड़ा है इंटरनेट पे जो आधार के साथ कनेक्टेड है वो सब बिल गेट्स के पास है। और वो इसको मैनिपुलेशन के लिए ही इस्तेमाल करने वाले हैं कि इस देश के लोगों को अगले स्टेप पे गुलाम कैसे किया जाए। अगर आपने आधार नहीं छोड़ा, अगर आपने बचपन से लगने वाले बच्चों के इंजेक्शंस नहीं छोड़े, तो बीज आपका भी नहीं बचेगा। इंसान का बीज इंडिया में बचा हुआ है। अभी आपको एक नई खबर बताता हूं, शायद आपको पता लगे। इटली की खबर है, इटली की, जर्मनी की, वो 3 महीने से, पिछले 3 महीने से पूरे कंट्री में एक भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है। मेरे पास वो खबर है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। पूरी कंट्री में एक भी बच्चे की डिलीवरी नहीं, 3 महीने से पिछले। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3 महीने में एक भी बच्चा डिलीवर ना हो। यानी कि कुछ कंट्रीज में तो स्पेशल वीजे दिए जाते हैं अगर आपकी फर्टिलिटी हाई है तो। और ये सब वो कंट्रीज हैं जहां के लिए हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है कि तुम वहां जाकर एक्चुअली फंसने वाले हो, जैसे बिटिया बता रही थी। ऑस्ट्रेलिया छोड़िए, इंडिया को छोड़ करके शायद ही कोई कंट्री होगा पूरे वर्ल्ड में जहां जमीन के ऊपर मालिकाना हक मालिक का है। कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपको 99 साल की लीज पर मिलेगा मकान। आपको लोन लेना होगा, सारी उम्र उसका लोन की किस्तें चुकाओगे। अगर आप पहले मर गए 99 साल से पहले, तो आपके बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, बच्चों को अपना अलग लेना पड़ेगा। यही बिल गेट्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 3.5 लाख एकड़ जमीन, 3.25 लाख एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद करके हथिया चुका है अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा वो बन गया है किसान। यही बिल गेट्स स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे में है ये, न सर्च कर लेना, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट जो -50 डिग्री सेल्सियस में उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे में स्थित है, 3.5 लाख ओरिजिनल बीजों का पेटेंट करा के उनका मालिक बना बैठा है। इसलिए इंडिया में नया कानून आ रहा है कि अगर अपना बीज नहीं आप बो सकते, आपको कंपनी से ही लेना पड़ेगा। यहां तक कि बच्चों को भी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। यह खबर आपने पढ़ी होगी। आदमी नहीं चाहिए, औरत नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लड सैंपल चाहिए, सिर्फ DNA चाहिए। यानी पूरी नस्ल जो है वो खतरे में है, पूरी नस्ल।
अब इससे लड़े बिना काम चल जाएगा क्या, या चल जाएगा आपका? हम लोग 19 तारीख को एक रैली कर रहे हैं करनाल में, ये 19 आ रही है 8 दिन के बाद। क्या लगता है आपको चलना चाहिए? एक एक आदमी को 20-20 आदमी लेके चलना चाहिए अगर मेरी मानो, क्योंकि आप सारे सक्षम परिवार हो, संडे का दिन है, सारे के सारे आप लोग, आप पैसा खर्च कर सकते हो, आप कर दीजिए। हम लोगों ने यहां इसके और आयोजन में जितना पैसा लगा मेरी टीम ने खर्च किया, इसने जो हम लोग नस्ल बचाओ रैली कर रहे हैं उन लोगों ने, मैंने नहीं किया, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो काम धंधा छोड़ के लगा हुआ हूं समाज में, मेरे को तो दान जो मिलता है उसी से घर चलाता हूं मैं तो, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन आंसर, चलो फिर तो चालू कर देंगे। चल सकते हैं आप लोग? कौन कौन चलेगा? हाथ खड़ा करके बताएंगे नस्ल बचाओ रैली में। कौन कौन और लोगों को लेके आएगा? 10-10 लोगों को ला सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमें हिम्मत मिलती है उससे। हम यही सेमिनार हम फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, हम फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, हम तब तक करते रहेंगे जब तक आपका पूरा मोहल्ला ना समझ जाए, जब तक आपकी पूरी सोसाइटी ना समझ जाए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा जीवन लग जाए। ये देखो ना, ये जो बिल्डिंग खड़ी है ना, इस बिल्डिंग के ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, असली इसका बेस तो नीचे है। जो इसकी नींव है ना, नींव, वो नींव के पत्थर बन जाएंगे हम तो क्या फर्क पड़ता है? अगर अगली पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ कर जाएं कि एक्चुअली उनके लिए कोई रास्ता दिखा पाए। रास्ता इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चों को रास्ता ही नहीं पता, जाएं कहां। सपने ही ऐसे पाड़ के रखे हैं, मैंने इतनी बड़ी कार लेनी, मैंने इतने बड़े घर लेने, मैंने इस कंट्री में जाना, मैं ये मतलब क्या? एक्चुअली वही बात है जो तुमने बोला कि वो मीठी जेल ही है, कुछ नहीं है। यहां तो थोड़ी आजादी बची हुई है क्योंकि असली खून बचा हुआ है। वहां तो सब हाइब्रिड हो चुका है, एक एक खाना हाइब्रिड है, एक एक बीज हाइब्रिड, आदमी भी हाइब्रिड हो चुके हैं क्योंकि पैदा होते ही इंजेक्शंस लगते हैं। जिन बच्चों को पैदा होते ही इंजेक्शंस लगने स्टार्ट हो गए, पैदा होने से पहले मां के पेट में लग गए, हाइब्रिड होने शुरू हो गए समझो। ओरिजिनल बच्चे हमारे पास अभी बचे हुए हैं। मेरे पास हमारी टीम में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको हम ऑर्गेनिक बच्चे बोलते हैं। डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है, 4 साल हो गए, किसी की 10 साल उम्र है, किसी की 15 साल, शक्ल ही नहीं देखी डॉक्टर की। मतलब इंजेक्शन लगाना तो दूर की बात है, दवाई टेबलेट नाम की कोई चीज नहीं खाई है उन लोगों ने। बाजार से कुछ भी नहीं खाते हैं वो लोग, अपना खेत में उगाते हैं, अपने ओरिजिनल बीज बचाए हुए हैं, अपनी गाय पाल के उसका बीज बचा के उसी का दूध पीते हैं। हाइब्रिड गाय का दूध भी नहीं पीते हैं वो कोई बाजार की चीज, वो बचे हुए हैं, अभी हमने बचाए हुए हैं, वही लड़ेंगे आने वाले टाइम में आपके लिए। लेकिन वो बढ़ाने की जरूरत है अभी हमको। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूं और फिर हम लोग हाउ टू फीड द चाइल्ड। देखिए, फीड करने के मामले में यहां हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चे का कि उसकी उम्र कितनी है। लेकिन चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। हाँ जी, कोई बाहर से है जिसका रहने का अरेंजमेंट करना है? आप में से सब लोकल हैं? एक हाथ खड़ा करिए प्लीज। 2 4 लोग हैं यहाँ, आप यहीं रुकेंगे। 4 लोग हैं मुझे, ठीक है? तो आप इनसे मिल लीजिएगा, बलजिंदर जी से, ये रुकने का अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है? देखिए, खाने के मामले में एक ही चीज है, सबसे पहले बाजार से पैकेट में जो भी आता है सब उठा के फेंक दो। जो भी पैकिंग में आ गया ना, जो भी चीज पैकिंग में आ गई वो सब जहर है। सरकार क्या करती है, पैकिंग जब किसी चीज को करनी होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है। जब वो कोडिंग में लिखा होता है 404 है, इसमें 110 है, इसमें 1100 है, 1103 क्या है, इसमें वो कोडिंग में लिखा होता है। उस प्रिजर्वेटिव की मात्रा होती है 4%। जो FDA और FSSAI है वो ब्लेंडिंग की परमिशन देती है 4% तक की, कि 4% तक का प्रिजर्वेटिव आप इसमें मिला सकते हो। लेकिन कंपनियां ज्यादा समय तक बचा रहे और हमारे यहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ना होने की वजह से
कंपनियां अपनी मनमर्जी की ब्लेंडिंग कर देते हैं। गेहूं का जो आटा मैं बता रहा था 40% तक ब्लेंडिंग कर देती हैं, मतलब प्योर जहर ही जहर देती है। तो जो पैकेट में जितना बिस्किट आता है, जितनी नमकीन आती है, कुरकुरे आता है, चिप्स आता है, जो पेप्सी आता है, कोला आता है, कोई भी जो पीने के वो जीरे आते हैं, मतलब और जो जितना भी बाजार में जो आ रहा है ना, सब कबाड़ आ रहा है, प्योर कबाड़। अब इसमें मैं क्या बताऊं, आपको दूध लेना होगा तो देसी गाय का दूध कह करके हाइब्रिड का बेच जाते हैं, ऐसे दूध ये हैं। जाकर के गौशाला में जाओगे तो वहां इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहे हैं, वो ले लिया तो और सत्यानाश आपके बच्चों का। पैकेट वाला तो मैंने बता ही दिया है, वो तो मतलब स्ट्रॉबेरी वाला ही आता है। मतलब खाने के मामले में शहर के आदमी को एक काम करना पड़ेगा कि जैसे फैमिली डॉक्टर है, अगर आप फैमिली फार्मर को अपना लोगे, कोई एक फार्मर को पकड़ो, उसको बोलो तुमको ये चीजें उगानी है, तुम्हारे साल का खर्चा मेरी जिम्मेदारी और आमदनी की जिम्मेदारी हमारी 10 परिवारों की। 10 परिवार मिलकर, मैंने कहा एज ए कम्युनिटी काम करेंगे तो बच जाएंगे। 10 परिवार मिलकर एक किसान को फैमिली फार्मर बना लो, आपको फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है ये। क्योंकि अगर आपका खाना सेट हो गया, अगर आपका लाइफस्टाइल सेट हो गया, आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है। मैंने 27 साल से कोई टैबलेट दवाइयां नहीं खाई है, मतलब हम पिछले 27 साल से, कि हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है। कब हमारे घर में दवाइयां ना, आयुर्वेद आया तब से आयुर्वेद की कुछ शीशियां आई, वो भी एवं ही, लेकिन ली किसी ने नहीं वो भी। उसका रीजन एक ही है, हमारा बेटा 18 साल का है, वो भी कभी बाजार से कुछ नहीं खाता है। पता नहीं बचपन से उसको समझ आ गई, उसने बचपन में किताब पढ़ ली थी जिसमें गट की हेल्थ के बारे में लिखा था कि कौन सी चीजें खाने से ये कैसे चलता है, उसको समझ आ गया, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी खाने की आदत ठीक है, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इफ द चाइल्ड इज स्टबर्न नेचर देन हाउ टू एंड। अच्छा देखो जी, जिद्दी बच्चा है, बढ़िया बात है। जिद्दी बच्चे को सिर्फ आपने माहौल देना है खाली कि वो अपनी जिद का इस्तेमाल कैसे करे। जिद्दी बच्चे के साथ बस ये गलती मत करना कि उस बच्चे को, अरे पहली बात तो ये जिद क्यों है ये भी प्रॉब्लम है, ये भी समझना एक प्रॉब्लम है। जिद इसलिए भी हो सकती है कि उसको वो अपने दोस्त उसके जिद करते हैं, वहां से सीख आया, और जिद ओरिजिनल भी हो सकती है। तो जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे ना, आपको जिद की टाइप पता चल जाएगी, कैसे कैसे जिद्दी लोग होते हैं, और उसका यूज कैसे करना है वो भी उसमें दिया हुआ है। और अगर उस ट्रेनिंग में ना आए तो उस ट्रेनिंग को लिख लीजिएगा, मैं आपको फिर जब मैनुअली हम मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है ये हमारी पहली मुलाकात है, आखिरी नहीं है। यहां से तो हम एज ए सोसाइटी ग्रो करना शुरू करेंगे, हमारा अंत नहीं होना कभी, क्योंकि हमारा जो रिलेशन बनेगा वो व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं बनेगा, सोसाइटी को और बेनिफिट देने का बनेगा। ठीक है ना, व्यक्तिगत तो लाभ जो होंगे वो होते रहेंगे। बच्चे की प्रतिभा को कैसे पहचाने, कैसे निखारें, सब ट्रेनिंग का पार्ट है। 13 घंटे की ट्रेनिंग है, एक बार सुन ली आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आने स्टार्ट हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं है मेरी बताने की, फिर भी पड़ेगी तो अपन है ही इधर। हाउ टू कंट्रोल अवर एंगर, गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। गुस्सा कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, समझ लेना कि गुस्सा क्यों आता है। आमतौर पे गुस्सा अहंकारी आदमी को आता है, जब वो चीजों को अपने तरीके से ही करवाना चाहता है, केवल उसको गुस्सा आता है। जो दूसरे चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, और जो दूसरी चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, उसकी पहचान यह है कि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं से वो कंट्रोल को दिखाना चाहता है कि मेरा खुद पे नहीं है तो मैं दूसरे को कर लूं। अगर आप ये समझ लें कि क्या आप किसी की भी नहीं सुनते हो, फिर तो जैसे मैं अपने से लेता हूं,
मान लो मेरे साथ कोई गुस्से में कोई बोलता है या कोई भी कहता है या मेरे घर का मेंबर कुछ कहता है, तो मैं इस बात को ऐसे ले लेता हूं कि वहां 4 आदमियों ने तेरे बारे में ऐसे बोला था, तुमने उसकी भी तो सुन ली, क्या फर्क पड़ता है। बॉस ने धमकाया था, उसकी भी तो सुन ली, क्या फर्क पड़ता है। और क्या फर्क पड़ता है। गुस्सा बेसिकली आमतौर पे इसलिए भी होता है आदमी, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं आती है। मतलब अगर आप पूरे दिन में कोई एक काम भी ऐसा करते हो ना जिसको आप सचमुच करना चाहते हो, जो सचमुच आपको मजा देता है, आनंद देता है, तो आप गुस्सा नहीं करोगे कभी भी, क्योंकि आप उस फीलिंग, उस स्टेट में चले जाओगे, अब वहां जाना चाहोगे। जैसे कोई आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है कोई, अभी नए नए आया, आप मुझे लगता है, आप ही को बोल रहा हूं, अभी आए हो। मैंने कहा पहले तो नहीं दिखे थे। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, जैसे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जब अपनी आर्ट में डूबता है ना, तो वो भूख, प्यास, नींद और कोई इच्छा सब भूल जाता है। वो रंगों में होता है और मस्त हो रहा होता है, उसके अपने आप हाथ चलते हैं, उसके बाद मतलब वो उसके बाद ही सोचता है कि क्या करना है। अगर उसको वो मिल गया, वो मतलब ही नहीं। आपने कभी किसी आर्टिस्ट को गुस्सा करते देखा? कोई आर्टिस्ट गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन जो पैसे के लिए गाने गाते हैं, पैसे के लिए आर्ट में है, वो गुस्सैल मिलेंगे बहुत ज्यादा। जो अपने पैशन के लिए करते हैं वो कभी नहीं गुस्सा करते। वो हो गया, वो जो फीलिंग उनको लेनी हो। हर आदमी को एक ही चीज चाहिए, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। जिस दिन उसको यह पता चल गया मैंने कुछ किया है, उसी दिन उसके सबसे शिकायतें खत्म हो जाएंगी, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। दिक्कत यह है हमको ये फीलिंग नहीं है हमने जीवन में करा क्या है, ये फीलिंग आ कि क्या किया आज तक। भाई मान लो आपने पैसा ही कमाया, भाई पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। आपने घर बनाया हो तो कोई भी बना लेता है। आपने ये कि कुछ कोई भी कर ले, आपने क्या किया, मेरी क्या फीलिंग। जैसे कई बार घर में अपनी लड़ाई बजती है ना, घर में अगर कोई लेडी है वो कह देगी मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, मैं क्या झाड़ू पोछे के लिए हूं, मैंने कुछ करना है। वो कुछ करना, वो जो कुछ है वो जिस दिन जिस बंदे को मिल जाएगा वो कुछ भी है। आपने देखा होगा बहुत सी औरतें झाड़ू पोछे में मजा लेती हैं, उनको रोटी बनाने में मजा आता है, वो खिलाने में, वो बुला के नई नई डिश खिलाती हैं, उनको बनाने में आनंद आ रहा है। कईयों को ये बोझ लगता है। इट्स ऑल क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग वैसी है। इसलिए ज्वाइंट फैमिली का मजा है। ज्वाइंट फैमिली का मजा क्या है? जिसको खाना बनाने का शौक है वो खाना बना ले, जिसको दूसरे काम करने का शौक है वो दूसरा काम कर ले। तो उसमें दोनों के काम बट जाते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। दिक्कत यह आती है कि जब हम अपने हिसाब से चलाना शुरू करते हैं, सो गुस्से को कंट्रोल नहीं करना होता। इसमें क्वेश्चन ये था कंट्रोल करना। गुस्सा आते हुए दिखना शुरू हो जाए, ये अवेकनिंग वाली पोजीशन है। और गुस्सा जिसको आते हुए दिखना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। और आते हुए दिखना तब शुरू होगा जब आदमी अपने आप को पहचानना शुरू करेगा। अपने आप को पहचानना सीखना के लिए मैंने आपको ट्रेनिंग का रास्ता दे दिया है। जैसे ही आप ये ट्रेनिंग करोगे, आप अपने आप को पहचानोगे। 24 घंटे में से 2 घंटे वो काम कर लो जिसके लिए आप बने हो, गुस्सा गायब। फिर आप उस और ज्यादा, फिर भी गुस्सा आ रहा है 3 घंटे कर लो, फिर भी आ रहा है 4 कर लो, लगे रहो उसी में। जब मजा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? क्यों जी, गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, जब आप कंट्रोल करना चाहते हो तब गुस्सा, बस ये एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होता है। कंट्रोल करना छोड़ दोगे जैसे ही सामने वाले को, जैसा तू है ठीक है, जैसा मैं हूं ठीक है, जैसा वो है ठीक है। अब देरवानी ने ऐसा कर दिया, जेठानी ने ऐसा कर दिया, आज तो बर्थडे था, आज तो आना चाहिए था, आज एनिवर्सरी पे भी नहीं आया, आज भी नहीं तुमने गिफ्ट दिया, तुमने बच्चे के इतने नंबर आ गए, ये ऐसा हो। किन बातों पे गुस्सा आता है जरा चेक करो। अपने ऊपर नहीं आता है गुस्सा, सामने वाले ने आपके हिसाब से काम नहीं किया इसलिए गुस्सा आ रहा है। मतलब आपका गुस्सा किसी और की वजह से है, वो अंदर से नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा है। तो आप अंदर देखना स्टार्ट करोगे, बाहर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हाउ टू कंट्रोल मोबाइल एडिक्शन, बड़ा आसान तरीका है इसका। या तो बच्चा समझ ले कि भैया जी नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा,
या अपने घर में बंद कर दो अपना मोबाइल, घर में एंटर करते हो मोबाइल आप मत यूज करो। दो ही रास्ते हैं, मतलब आपके पास तीसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना। हैबिट छूटने में कितना टाइम लगता है? देखो मेरी माँ, मेरा बेटा है ना छोटा सा था तब, मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, उससे आइडिया आ जाएगा आपको। मेरी माँ का फोन आया मेरे पास, मतलब इसकी दादी का, भाई बेटा एक बार ना इसको बोल दे दूध पी लेगा। तो मैंने कहा क्या हुआ माँ? बोला ये दूध नहीं पी रहा। तो मैं कहा ना पीने दो। तो मैं इसको मैगी बना के खिला दूं? मैंने कहा क्यों, मतलब किस लिए? बोला दूध नहीं पी रहा। तो ना पीने दो। बोला तू बोल दे एक बारी। तो मैं कौन सी बात पे बोलूंगा? बोली फिर? मैं कहा ये आप ही की बात सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं पेगा। एक पूरा दिन नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। भगत सिंह 42 दिन तक बिना खाए पिए रह लिया था जेल के अंदर, तो हमारा बच्चा 5-6 दिन भूखा मरेगा, जब पेट अंदर से मांगेगा फिर चाहे कंकर पत्थर दे देना वो भी खा जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। अभी मेरा बच्चा सारी सब्जियां खाता है। मैंने इसके साथ षड्यंत्र करा बचपन में, इसकी मां ने करा, मैंने करा। क्या षड्यंत्र करा कि जब इसको नई सब्जी खिलानी होती थी तो इसको 2-3 टाइम का दूध और खाना स्किप कर दो, भूख लग रही हुई है अंदर, भूख लगी है, उसके बाद आप इसको घिया की दो, तोरी की दो, जो मर्जी सब्जी दो, टेस्टी लगेगी। बच्चे को पहले दिन टेस्टी लग जाए उसके बाद वो खाना शुरू कर देता है। वो कोई सब्जी नहीं है जो नहीं खाता है, बात खत्म। पहले जब भूख में आप कुछ भी खाते हो, दिक्कत पता है क्या है? आप मम्मा को ज्यादा लाड आता है तो मम्मा ज्यादा खिलाना चाहती है तो उसको टाइम टाइम पे देती रहती है। उस टाइम पे बच्चे को लगता है अच्छा ये मेरा काम नहीं है, मम्मा की टेंशन है ये, वो उसका काम मानता ही नहीं अगला। जब तक मांगे ना तब तक दो ना, 3 दिन नहीं खाएगा 3 दिन मत दो, क्या फर्क पड़ा हुआ है। मम्मा ने पूछना ही नहीं, सारे जने बैठ के खा रहे हो, भूख लगी है तो आजा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा, बात खत्म, छुट्टी। इसमें क्या, जो नहीं देना वो नहीं। देखो भैया हमें पता लग गया कि ये चीज हमारे बच्चे के लिए जहर है, चाहे मोबाइल है, चाहे पैकेट का खाना है, चाहे बाहर का खाना है, तो जहर को क्यों दे रहे हो? थोड़ा या ज्यादा का क्या मतलब है? मैं छोटा सा था बचपन में, जब मेरा बेटा है ना विनी, मैं बता रहा हूं, मेरे भांजे आ गए 2, इसी की उम्र के हैं, वो सेम उम्र है इनकी। तीनों जने बाहर से लेके आए एक चिप्स का पैकेट, छोटे से थे बिल्कुल ही। मैंने कहा कहां से लाए? बोले दुकान से। किसने दिए पैसे? नाना ने। भांजा बोल पड़ा नाना ने दिए। मैंने दे इधर पकड़। मैंने 3 पैकेट लिए, 3 फाड़े, 3 डस्टबिन में डाले और मैं कहा खबरदार आज के बाद तुमने ये कबाड़ खाया तो। शुरू में एक बार लगा, पहली बार लाए थे बेचारे, पहली बार मामा ने पकड़ लिए। उसके बाद से लेके आज तक मेरे भांजे ने कभी गांव में आकर के कोई बाजार की चीज नहीं खाई। पहले दिन आपको बच्चे को बता, आपने पहले दिन आधे घंटे के लिए मोबाइल दे दिया तो अगले दिन 35 मिनट मांगेगा ही मांगेगा। अगर आज आपने मना कर दिया, भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करेगा बताओ? जिद करेगा, रोएगा, पैर पटकेगा, धरती में गिरेगा, खाना छोड़ देगा, सिर मार लेगा दीवार में। उनके सबके इलाज हैं, सिर मार लिया डॉक्टर के पास ले जाओ, बीमार हो गया दवाई दे दो, बट मोबाइल नहीं देना तो नहीं देना, बात खत्म यार। भाई ये चीज जहर है तो ये इसका क्या मतलब है? भाई मैं तो एक ही बात, ये बैठा हुआ है मेरा बेटा, मैं जान के बात कर रहा हूं, मैं इसको एक ही बात बोलता हूं, बेटा एक तरफ जहर की पुड़िया रखी है, एक तरफ मोबाइल रखा है, तो जहर ही खा लियो, मेरे को मोबाइल नहीं देना तुझे। अभी 12वीं में है, इसके पास फोन नहीं है, वो कीपैड वाला था वो भी खो दिया। मैंने कहा मैं दोबारा लाता ही नहीं है तेरे लिए, गुम कर दिया। अभी हफ्ता पहले ही गिरा। मैं कहा मैं सोचता ही नहीं, मैं लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है कर दिया, खो दिया। वो थोड़े दिन तक तो इसी में रहेगा, मैंने खो दिया तो मांगेगा ही नहीं, है कि नहीं? बड़ी सिंपल सी, क्या जो नहीं देना वो नहीं देना। थोड़ा बहुत चस्का है वो इंस्टा का, तो मेरा तो ये छेड़ता ही नहीं बचपन से, अपनी माँ का छेड़ लेता है कभी कभी, तो वो उसकी माँ फटाक से ले लेती है, छोटे इधर। कितना नहीं देना मतलब नहीं देना बस, क्योंकि जो चीज खराब है वो खराब है। थोड़ी लोगे तो थोड़ा खराब होएगा, ज्यादा लोगे ज्यादा होएगा खराब ही,
फायदे की चीज दे। स्क्रीन जितनी भी है घर में उठा के फेंक दो। मेरे घर में टीवी नहीं है, पता है आपको, कभी से नहीं है, मतलब कभी से। बच्चा घर में है तो टीवी का क्या काम है? बच्चा ही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है, उससे बात कर लो यार, उसके पास रह लो। नहीं कर रहे तो चुपचाप अपना काम करता रहेगा कुछ भी। टीवी का क्या काम दुनिया को दिखाने के लिए? मेरे घर में तो सोफा सेट भी नहीं है। अभी वो पूनम ने एक बार बोला कि सोफा ले आओ, मैंने कहा किस लिए, कोई आ जाए, मैं किसी और के लिए क्यों लाऊं भाई? किसी और मतलब किसी और के लिए सोफा मैं क्यों अपने घर में खर्चा करूं? किसी और के लिए ये ले आओ, किसी और के लिए नहीं। अपने को जरूरत है तो ले आएंगे, नहीं तो किसी और के लिए नहीं लाएंगे भाई। अपने को वो भी जरूरत, इट्स नॉट कि शो ऑफ की चीजें थोड़ी ना है ये, दिखाने के लिए थोड़ी जिंदा है हम लोग। जिंदगी जीने के लिए हैं, फिर उनकी किस्तें उतारते रहो, फिर उनके लिए जुगाड़ करते रहो, फिर उसके लिए ये आया। जो जरूरत ही नहीं है उस चीज को खामखाई रखने की क्या जरूरत है? हम शुरू में इसकी कुछ सहेलियों ने कहना शुरू किया, अपना घर तो होना ही चाहिए। हमने तो सीधा बोल दिया, हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है, दबाओ बाहर, इसके साथ बात नहीं करना। हमें घर बनाना ही नहीं भैया, जहां हमारा बच्चा रहेगा वहीं रहेंगे। हमारा बच्चा अगर मतलब दूसरे शहर में चला गया, हम यहां घर बना के क्यों रहेंगे? समझ, शहर में तो बेवकूफ आदमी घर बनाते हैं, समझदार आदमी उनमें किराए पे रहते हैं। अपना तो लॉजिक है, सिंपल फंडा, क्योंकि लोग 2-2, 3-3 बना लेते हैं। अभी जिस मतलब क्यों मैं किसी मकान मालिक की बात बताऊं, देखो जरा मकान मालिकों के घर जा करके उनका क्या हाल है। मतलब वो सबसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी अगर शहर में कोई मिलेगा तो मकान मालिक मिलेगा, है कि नहीं? मतलब किसी को देख के राजी नहीं है, पैसा पैसा चाहिए, घर में कोई प्यार प्रेम नहीं, कुछ नहीं। जो किराए पे दे रहा है अपने घर को, ने जिंदगी भी किराए पे दे दी, ऐसा लगता है। सबसे कंजर आदमी मिलता है ना जी? तो अपने को काय को, अपना घर काय को बनाना? फिर व्हाइट चिल्ड्रन आर वेरी लेजी, नो चिल्ड्रन इज लेजी अनटिल एंड अनलेस उनको वो काम मिले जिसमें उनको मजा आ रहा है। और लेजी किसमें है? वो या तो टीवी पे बैठा रखे हैं वो लेजी हैं, या जो बाहर का खाना खिला रहे हो वो लेजी हैं, या जिनको बोलो पढ़ लेना कुछ बैठ के, या वो पढ़ के लेजी, पढ़ने को राजी नहीं है। हमको 3 ही काम तो आते हैं, क्यों जी? खिलाया, टीवी दिखाया, मोबाइल पकड़ा दिया और पढ़ा दिया, बस। और एक्टिविटी क्या? उसका असल टैलेंट कहां जाएगा? वो क्या दोगे? कुछ नहीं पता। तो उसके लिए आप ये ट्रेनिंग करोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। कैन ए चाइल्ड बिटन बाय पेरेंट एट एज अबव 6 to 15 फॉर इंप्रूवमेंट और नॉट? भाई पीट सकते हैं कि नहीं पीट सकते, ये सवाल है। सवाल ये है, देखो कोई सी भी उम्र हो, मैं आपको बताता हूं, बच्चे को पीटने से बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? बच्चे को जितना मर्जी पीटो कोई फर्क नहीं। हां, फ्रस्ट्रेट होके पीटोगे तो नुकसान ही नुकसान है, डरते हुए पीटोगे तो नुकसान ही नुकसान है। उसको अपनी बात अपने जहन में, आप गुस्सा बॉस पर थे, गुस्सा पति पर या पत्नी पर आ रहा था और बच्चा पीट दिया तो नुकसान ही नुकसान है। अगर आप किसी और चीज की वजह से, किसी और एक्सटर्नल रीजन की वजह से बच्चे को पीट रहे हो तो प्योर नुकसान है। अगर आप केवल इसलिए पीट रहे हो कि आज पीटना था तो कोई नुकसान नहीं है। मतलब खुले दिमाग से, शांत दिमाग से अपने बच्चे को 2-4 थप्पड़ लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शांत दिमाग होना चाहिए। मतलब आपको, जैसे मैं पढ़ाता था ना, मैं आपको बताता हूं, मैं जब पढ़ाता था तो मैं जितना मैंने उससे बात करनी बच्चे से, हम पहले 10-20 दिन हम सिर्फ बातें करते थे। ऑफिस था मेरा, ऑफिस में क्लासरूम था, तो पूनम मेरी वाइफ कभी कभी मेरे को देखती होती थी कि मैं पढ़ाता कैसे हूं। हम लोग 1-1.5 घंटा बात करी क्लासरूम में। मैं जब उल्टा आता था कहते पढ़ा तो दो, मैं कहा पढ़ा दिया। पढ़ाया कहां? आप तो बातें कर रहे थे। अब तुम्हें क्या पता बात बात में मुझे क्या सिखाना है, इसको क्या बताना है। तो फिर क्या होता था कि जितना मैंने उस बच्चे को समझना है, जितना मैंने समझाना है, जितना बताना बता लिया। अब मुझे जो इसके मां बाप ने इसको उल्टी आदतें डाल रखी हैं वो झटके बिना नहीं टूट रही हैं, तो झटका देने के लिए उसकी डांटना पड़ेगा। तो मैं पहले पेरेंट को बुलाता, कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाइयो, पेरेंट को बुलाता, मैं उससे पूछता, मुझे डांटना पड़ेगा, मैं गाली भी दे सकता हूं,
बता दो दूं कि ना दूं, हाँ जी जो मर्जी कर लो, ठीक है। अगले दिन दे दी गाली, गुस्सा भी कर दिया पूरा, मतलब उसके माँ बाप को भी दे दी, मतलब जो मर्जी कर दिया। इट वॉज प्लान्ड, मतलब इट वॉज नॉट कि मैं गुस्से में हूं या इरिटेटेड हूं, नहीं बनी बात उससे, थोड़ी बनी, मतलब और तोड़ना है। तो मैं फिर पेरेंट को बुलाता, मैं कहा थप्पड़ मारना पड़ेगा, एक दो भी मार सकता हूं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा मुंह पे छपेगा, मारूंगा तो छपेगा। एक्चुअली होता था, इट वॉज नॉट कि मैं कहा मुंह पे छपेगा और स्कूल भेजना है छपने के बाद, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि पिट के आया है। शर्म की बात नहीं है, पिटना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट उस बच्चे को यह फील कराना है कि भाई देखो मैंने तो तुमको सौंप दिया, तुम्हारा टीचर जाने मैं जानूं, और तुम शिकायत करने भी आ सकते हो। मैंने पेरेंट को बोलता था, मैं कहा तुम्हारा बच्चा अगर ज्यादा लाडला है तुम शिकायत करने आ जाना, मैं तुम्हारी भी वाट लगाऊंगा उसके सामने, और उस दिन के बाद से वो मेरी शिकायत भी नहीं लगाएगा। जब पेरेंट की अथॉरिटी खत्म कर दी मैंने, ठीक। अब मैं एक थप्पड़ खींच के फिर मारना होता था मुझे, और वो छोटी सी, ये तो बात ही कोई नहीं थी जिस पे मारा, बात वो नहीं थी, वो झटका देना है कि लिमिट जैसे ही तुम क्रॉस करोगे तो तुमको माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हारी एक लिमिट है ना, बच्चे की लिमिट है। बच्चा क्या करता है, अपनी लिमिट चेक करता है, बदतमीजी में भी लिमिट चेक करेगा, टीवी देखने में भी लिमिट चेक करेगा, मोबाइल देखने में भी लिमिट चेक करेगा, कबाड़ खाने में भी लिमिट चेक करेगा, वो हर चीज में पढ़ने से कितना पीछा छूट सकता है, वो अपनी लिमिट चेक करता रहता है अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा। तो वी नीड टू सेट अ लिमिट। वो लिमिट जैसे सेट होती है बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर बच्चा समझ जाता है। ओहो, स्मार्ट होता है बच्चा, आपकी आंखों को समझता है, आपके एक्टिविटीज को समझता है, देखता है कि इनमें से दोनों में से कमजोर कौन सा पक्ष है, कि मम्मी मान सकती है इस बात के लिए कि पापा मान सकता है, उसी के पास जाएगा वो बात मनवाने के लिए। मम्मी पापा दोनों नहीं मानेंगे तो दादी मानेगी, तो दादू मेरे को ऐसे करना है, फिर दादू करेगा, चल कोई नहीं तेरे मम्मी पापा नहीं करे तो मैं करवाता हूं। मतलब एनी हाउ वो घूम करके अपनी टेस्टिंग करता रहता है कि मेरे को कहां कहां से क्या क्या मिलता है। तो इट्स ऑल प्रोसेस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं मारने की ना मैं रोक रहा हूं आपको, ना मैं आपको कह रहा हूं मारो पीटो, बट ये बस ध्यान रखो अपने बच्चे पर अगर हाथ उठाना है तो आप उस टाइम गुस्से में नहीं होने चाहिए, आप उस टाइम इरिटेटेड नहीं होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप मार रहे हो। बस कई बार आदमी हाथ उठा देता, उसे पता ही नहीं होता, वो इरिटेटेड होकर के मतलब कुछ भी कर देता, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिंपल है। हाउ टू चेंज अवर करियर गोल। देखो करियर गोल चेंज करने को नहीं होते हैं, सीखते रहो आप ना। मतलब देखो लाइफ में अगर खुश रहना है तो हर चीज से सीख सकते। मैं फिल्मों से सीखता हूं, कई बार मैं फिल्मों से सीख लेता हूं। मैं पूरी फिल्म देख रहा होता हूं और मैं ये देख रहा हूं ये वाला बच्चा कौन से बच्चे के डायलॉग है, ये कौन से बच्चे के डायलॉग, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा किस लिए कर रहा है, ये वीडियो जो आई तो क्यों आई होगी, ये बच्चों दिमाग में क्या फिट करके जाएगी लोगों के। मैं यहां से सीख लेता हूं, किताब पढ़ रहा हूं मैं वहां से सीख रहा हूं, फिर यहां करके फिर उसको अपने भाषण में भी बोल देता हूं। अब आप लोग जब आप जो भी काम कर रहे हो आपको पता होगा कि आपको दौड़ना ज्यादा पसंद है कि बैठे रहना, ज्यादा बोलना पसंद है कि चुप रहना, पढ़ना पसंद है कि लिखना, आपको किस तरह के काम करना पसंद है। जब आप ये ट्रेनिंग करोगे तो आपको मालूम होगा मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। उस चीज से रिलेटेड चीजों को सीखना शुरू करिए अपने रेगुलर काम के साथ साथ, और जो आप सीख रहे हो उससे अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपने पैशन को, जैसे ही आपने आपका पैशन मिल गया ना, उसके बाद आप छोड़ दोगे सब कुछ। मैं गवर्नमेंट टीचर था, जब सिस्टम ने मुझे काम नहीं करने दिया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ गया, बिकॉज इट वॉज माई पैशन कि पढ़ाना ही है मुझे, मैं तो छोड़ दूंगा। सबने बोला पागल है नौकरी छोड़ने, मेरे को अपनी मर्जी से पढ़ाना है। टीचर कैन नॉट बी बाउंड बाय एनीवन। टीचर की दो क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर बगावती होना चाहिए, जहां गलत हो रहा है उसके बच्चों के लिए उससे लड़े वो, और दूसरा टीचर सीखने के मूड में रहना चाहिए और सिखाने के मूड में। वो हर कदम कुछ ना कुछ सिखाता है और सीखता है। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो आप टीचर नहीं हो। अब मैं छोड़ आया, उसके बाद मुझे लगा कि यहां इंस्टीट्यूट पे रह करके मुझसे सिर्फ पैसा कमाया जाएगा, दूसरा काम नहीं कर रहा हूं, समाज तो बदल नहीं रहा, तो मैंने वो छोड़ दिया।
तब हम गांव में उतर गए। हमें लगा ये करते करते, जब गांव को डेवलप करते करते बीच में ये लॉकडाउन आ गया, हमें लगा हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो लॉकडाउन का विरोध करना चाहिए, तो वो चालू हो गए। फिर लगा फिर वैक्सीन आ गई, फिर उसके खिलाफ खड़े हो गए। फिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, किसान आंदोलन आया, पता नहीं कहां कहां खड़े हो, जहां लगे कि ये चीज हमारी अगली जनरेशन के लिए खतरनाक है, वहीं खड़े हो जाते हैं हम। किसी को लगता है यार ये मास्टर का दिमाग खराब हो गया है, यार ये तो मतलब किधर ही बात ही कुछ और कर रहा है, ये तो काउंसलिंग वाली बात ही नहीं है, काउंसलर को ऐसे थोड़ी होना है। काउंसलर का मतलब क्या, टीचर का मतलब क्या, टीचर आपको सिखा रहा है, वो बता रहा है, हर कदम हर चीज के अंदर सीखने को बहुत कुछ, सिखाने को बहुत कुछ है, तो वी नीड टू बी दैट टीचर। टीचर ये थोड़ी है कि सुबह बच्चा आया उसको पढ़ाया, नहीं, बच्चे को ग्रो कराना है। सो जब आप अपना करियर गोल चेंज करेंगे तो करियर गोल चेंज नहीं करना है, आपको केवल उस पैशन को, जिस दिन आपने वो पैशन आपने पकड़ लिया, उस दिन के बाद आपकी प्रायोरिटी रहेगी ही नहीं पैसा। मतलब आपको फिर इतने आइडिया आएंगे अपने पैशन से रिलेटेड। अब मेरे को कॉफी बनानी बहुत अच्छी लगती है, तो अपन 100 रुपया खर्चा करके 1000 रुपए की कॉफी बेच देते होते थे कहीं पे भी खड़े होकर के, लो एक मिक्सी लगती है, बना दी कॉफी, कोल्ड कॉफी। पैसा कमाना इज नॉट ए बिग डील। आपको जो काम खूबसूरत बढ़िया लगता है, आप उसी काम से पैसा बना सकते हो। क्योंकि बच्चे को यह नहीं सिखाना कि यही काम बेटर है, ये काम अच्छा है या ये बुरा है, नहीं, तुमको जो आता है तुम वहां से शुरू करो, तुमको जो पसंद है तुम वहां से शुरू करो। उसके बाद तुम्हें उसमें आइडिया, तुम्हें पसंद नहीं आएगा तुम छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं, नया पकड़ लो। नहीं पसंद आया छोड़ दो। हां, जिसमें तुम रम गए, जिसमें तुमको पैशनेट लगा, उसके तुम्हें आइडियाज भी आएंगे, तो मालूम पड़ जाएगा। नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, बदलते रहो। लाइफ थोड़ी सी जिंदगी है, 101 साल की जिंदगी है, मान लो जो पूरा जिंदा रहे तो, वरना जिसने प्याले लगवा रखे हैं वो तो बीच में टपकेंगे सारे। तो इसमें भी अगर इतना सोचेंगे तो हो लिया काम फिर। और विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल करियर अपॉर्चुनिटी, विच इज द मोस्ट, व्हाट आर सक्सेस सीक्रेट्स। देखिए, सक्सेसफुल करियर कोई नहीं होता है। मैंने समोसे बेचने वाले को भी करोड़पति देखा है, और करोड़पतियों को भी डिप्रेशन में देखा है, जिनके पास बड़ी गाड़ी है। लेकिन वो मेरी ना दादी थी एक ना, मतलब किसी की मदर थी, मैं उसको दादी बोलता था। तो एक गाड़ी जा रही थी पास में से, और उसमें एक लाला जी बैठे थे मोटे, उसकी गर्दन पे ये पट्टा बंधा हुआ था, जैसे कुत्ते का पट्टा होता है, ऐसे मतलब था वो, गर्दन को सीधा रखने वाला पट्टा मतलब। और 2-3 गाड़ियां निकली, तीनों बड़ी बड़ी गाड़ियां, और तीनों में लाला जी के यहां पट्टा बंधा हुआ था। उसने मुझे एक दिन आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरे भी सही सा पट्टा बंधा है। मैं कहा क्यों दादी, मैंने क्या कर दिया ऐसा? भैया तो अमीरा का बंधा है जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां सबके बंधा हुआ है ये। देखो ना, बीमारियों का गरीब आदमी को कभी भी अमीरों वाली बीमारियां नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी खाता है सस्ता। सस्ता आएगा जो बाजार में ज्यादा अवेलेबल होगा, ज्यादा अवेलेबल मतलब मौसमी होगा, जो मौसम की चीज खाएगा बीमार कम होएगा। जो हाइब्रिड खाएगा, जो ज्यादा चिकनी खाएगा, जो ज्यादा स्टोर की खाएगा, उसको अमीरों वाली बीमारियां होंगी, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन हैमरेज, वो सब इसलिए होंगी। तो मतलब वो हम खरीद के खाते हैं। What should I do for my law career for a successful advocate? क्वेश्चन है सक्सेसफुल एडवोकेट। देखो, इंडिया में जो सक्सेसफुल एडवोकेट है वो है जिसकी जज के साथ सेटिंग है। ठीक है। और दूसरा, अगर आप अच्छा एडवोकेट, अगर इसमें सक्सेसफुल लिखा तो मैं सक्सेसफुल का जवाब दे चुका हूं, पर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है तो उसके लिए स्ट्रगल है, जैसे हम कर रहे हैं समाज के लिए। वो सही रास्ता है अच्छा एडवोकेट बनने का। उसके लिए आपको सामाजिक मुद्दे उठाना शुरू करेंगे तो
सक्सेस भी आ जाएगी। मुझे लगता है अगर आप सचमुच एडवोकेट हैं तो सक्सेस तो पीछे पीछे ही आएगी। लोग कहाँ जाएंगे फिर अच्छे वकील को छोड़े बिना, और जब लोग आपके साथ होंगे तो फिर कोर्ट को भी मानना ही पड़ता होता है। हाउ कैन आई मैनेज माई लाइफ प्रॉब्लम्स ईजिली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टडीज। देखिए मुझे बता दो फिर, हाउ कैन आई चेंज दिस सोसाइटी विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप एक जगह पर समय लगाएंगे, एक जगह पर ऊर्जा लगाएंगे तो दूसरी जगह ऊर्जा कम लगेगी ही लगेगी आपकी, ये तय है। आप सब जगह बराबर ऊर्जा नहीं लगा सकते। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ लोग होते हैं जो सब जगह बराबर ऊर्जा लगा सकते हैं। अगर आप उसमें से होगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, आपकी इंडिविजुअल है ये। अदरवाइज अगर आपको डिस्ट्रैक्ट हुए बिना अगर कुछ भी करना है जिंदगी में तो एक बात का ध्यान रखिए, ऑलवेज चूज द प्रायोरिटी। 3 काम है, तीनों में से सबसे जरूरी आपकी नजर में क्या लगता है उस पे फोकस कीजिए, बाकी 2 चीजें पीछे रहेंगी रहेंगी। स्टूडेंट लाइफ है, पहले आप पढ़ने पे और सीखने पे जोर लगाइए, जब आप स्ट्रगल करने लगो तो स्ट्रगल करने पे जोर लगाइए। अगर बिना स्ट्रगल किए सक्सेस मिल जाएगी तो ये इसको आप ऐसे समझिए, ये मेरे सामने की बात है। मेरा ऑफिस यहाँ 38 में था, 38 सेक्टर की मार्केट में। उस मार्केट में क्या था, हमारी खिड़की के बाहर ना कबूतरी अंडे दे जाती थी हर बार, मतलब सफाई करने से पहले वो करी जाती थी काम कि 2 दिन की छुट्टी हुई, इतनी देर में उसने घोंसला बनाया, फिर हम उसको छेड़ते नहीं थे कि कोई बात नहीं जब इसके बच्चे उड़ेंगे तब। एक बार मुझे बिल्कुल लाइव मैंने सीन देखा जब वो बच्चा उस अंडे से बाहर निकल रहा था, और मुझे मालूम नहीं था, वो बिल्कुल जब वो निकल रहा था तो बिल्कुल नाजुक होता है बच्चा, छोटा बच्चा ना, और वो उसको वो चुभ रहे थे कोने, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ और मुझे लगा मैंने वो अंडा खोल दिया कि निकल जाए बाहर, और वो मर गया बच्चा। दूसरा था वो मैंने वो नहीं छेड़ा, वो आराम से रहा। तो मैंने फिर सर्च भी करा कि ऐसा कुछ करना चाहिएगा, तो मुझे पता चला कि वो जो उस अंडे से बाहर निकलने का जो स्ट्रगल है वही उसको जिंदा रखता है बाहर आने के बाद। एंड दैट वाज माय मिस्टेक। तो वो जो आपका स्ट्रगल है जो उस काम को करने के लिए, जब आप एक्चुअली पैशनेट हो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा बच्चों, ये किसी बच्चे का है, करियर ऑप्शन का है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपको इतनी ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स मिलेंगी कि आपको लगेगा कि इस काम से तो ये बेहतर है। गलत रास्ता हमेशा आसान होता है और सही रास्ता बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सही रास्ते से हमको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मिलनी होती है, और वो है खुशी, वो है मतलब आनंद। और ये आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है कि ऐसे चुटकियों में मिल जाए, पैसों में मिल जाए या फिर 4 दिन में मिल जाए। आनंद बहुत महंगी चीज है, यू विल हैव टू अर्न इट। बल्कि आपको अगर सचमुच आनंदित होना है जीवन में तो यू विल हैव टू किल योरसेल्फ। अपने आप को मारे बिना आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते। तो जब आप सही रास्ते पर होंगे तो आपको अपने बारे में सोचना ही नहीं है, और आपको वो करना है जो आपको सही लग रहा है, जो आप उस वक्त सही लग रहा है। भले ही वो गलत हो कोई बात नहीं, पर आपको लग रहा है कि ये सही है लेकिन मुश्किल है, करिए, फिर आप उसके पार जाएंगे तो वहां आनंद की सीमा नहीं मिलेगी। एक्चुअली इट इज नॉट कि आपको वहां जाकर के सक्सेसफुल करियर कोई नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही आप मंजिल पर पहुंचो, मान लीजिए आपने ताजमहल देखना है, ताजमहल को देखने के 2 रास्ते हैं। आप यहां से बैठो, चंडीगढ़ की फ्लाइट पकड़ो, आगरा उतरो, उसके बाद एक कैब करो, ताजमहल के आगे उतरो, ताजमहल के आगे 4 फोटो खिंचाओ और आ जाओ। एक तो रास्ता ये है। एक है ताजमहल के लिए निकले, घर से निकल के रास्ते में दोस्तों से भी मिल लिए, रास्ते में सड़क का भी आनंद लिया, रोड भी देखा, क्या हालात है इसके ऊपर चर्चा भी करी, उसको ठीक कैसे करना इस पर भी देखा। मतलब वो जो रास्ता है, जर्नी है वहां तक की, उसको एंजॉय करना है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हम लोग रास्ते को एंजॉय करना बंद कर देते हैं और हम केवल डेस्टिनेशन पे फोकस हो जाते हैं। फिर ताजमहल देखने के बाद फिर क्या, फिनिश। फिर आने का मजा खत्म, जाने का भी खत्म था, आने का भी खत्म था। तो वो जो ताजमहल के 5 मिनट वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। असली जिंदगी हर रोज हर पल को जीने में है। असली जिंदगी है ना, कोई टारगेट अचीव करना जिंदगी कोई मकसद है ही नहीं। आपने टारगेट ले लिया, मुझे 10 लाख कमाना है, मुझे 10 करोड़ कमाना है, देन व्हाट। वो अंबानी का बेटा एक अंबानी का बेटा है, एक अडानी है, 10,000 करोड़ रुपया रोज का कमाता है, उसका आज तक नहीं भरा भाई। भरने वाला नहीं है, किसी का नहीं भरने वाला। जिसकी जितनी भूख और बढ़ जाएगी, ये लिमिट नहीं है। लिमिट जो अभी कर रहे हो ना, उसमें आनंदित हो के नहीं। अगर उसमें नहीं हो तो छोड़ो, ढूंढो कि इसमें आनंदित हो। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। वो जर्नी को एंजॉय करना लाइफ है, डेस्टिनेशन पर पहुंचना लाइफ नहीं है। दिस इज माई ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेटर फ्यूचर ऑप्शन इन एजुकेशन? कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, कोई खराब ऑप्शन नहीं है। आपको खाना बनाने का शौक है तो रेडी लगा के चालू कीजिए काम, मजा ही मजा, आनंद ही आनंद है। मैंने देखा है, हमारे करनाल में था एक, कड़ी चावल खिलाता था, खाली कड़ी बनाने में मास्टर था माइंड। वो ऐसी कड़ी बनाता था, लोग दूर दूर से खाने आते थे। क्या उनके घर में आसपास कड़ी चावल वाला नहीं होता होगा? पर मुझे पता चलता है वो करनाल के सबसे अमीर लोगों में शामिल था। पर लेकिन उसको मजा अपने हाथ से डाल करने में, वो 4 नौकर रख सकता था। मैंने उससे पूछा, उस टाइम में रिसर्च के दौर में था, वो बोलता मेरे को मजा अपने हाथ से डाल कर देने में आता है। दिस इज व्हाट ही वांट। और कहता मेरी सक्सेस का राज भी यही है कि मेरे को मजा आता है, जितने लोगों को मैं खिलाऊं उतना अच्छा लगता है। इट वॉज नॉट द कड़ी चावल जो उसको सक्सेसफुल बना रही थी, इट वॉज जो वो फील करता था उस टाइम पे करता था। बाबा हमारा एक 13 सेक्टर में, मॉडल टाउन में, करनाल में मैं रहता था, उस दौर की बात बताता हूं। उस बंदे को घर से निकाल दिया उसके घर वालों ने। ही वॉज एन आर्टिस्ट बेसिकली। और मैंने बोला तुमको निकाला क्यों? वहां जहां हम बैंक में रहते थे उसके पास में ही था उसका। वो बोला मैं सारा दिन रंगों में उलझा पड़ा रहता और रंग कहीं खिंड जाते, मेरी मां को टेंशन हो जाती कि क्या सारा दिन सारे कमरे में बुरा हाल मचा के रखती है, ना पैरों का ख्याल है ना हाथों का, सारा धसी रहती है, सारे कपड़े गंदे कर लेती है, सब मतलब खिंडे गई वो। तो उसकी बोला रोज रोज की चकचक से मैं अपनी सारी पेंटिंग उठा के वहां आ गया। छोटी सी कोठड़ी है उसकी, 10 बाई 10 भी नहीं होगी, मतलब सड़क से नीचे लेवल की है, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा तुमने तो पंखा भी नहीं लगाया हुआ। कहते पंखा लगाता हूं तो फिर वो रंग जो है वो फैलते हैं, तो पंखा नहीं लगाया हुआ, गर्मी में पसीने में तरबतर लगा पड़ा है मौज में, एकदम मस्त है। तो मैंने कहा तुम्हारे को इससे इनकम कितनी? तो भाई इनकम के लिए नहीं बनाता, तो फिर तेरा ये जो रहता है किराया भी, तो कहते 4,000 रुपया इसका किराया है मेरी इस कोठड़ी का। टिफिन वाला लगा रखा है मैंने, टिफिन का है और चाय का है, 2-3 ही खर्चे हैं मेरे। फिर कहते हो ये शहर, ये थोड़ा सा अमीरों का इलाका है, यहाँ बहुत लेडीज आती हैं जिनको पोर्ट्रेट बनवाना होता है। जिसने अपनी मर्जी का पोर्ट्रेट बनवाना होता है उससे मैं 50,000-60,000 रुपये लेता हूँ एक पोर्ट्रेट का। तो सब्जी वाले का भी चला जाता है 3-4 महीने का, और उसका टिफिन वाले का भी और चाय वाले का भी किराया भी चला जाता है। उसके बाद मैं 3-4 महीने मजे से करता हूँ। जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है मैं फिर एक पोर्ट्रेट बना देता हूँ, बाकी फिर मैं मजे से करता हूँ। इट वॉज लाइक दैट। अब उसका क्या सक्सेसफुल करियर रहेगा? अगर वो चाहे तो सुबह से लेकर रात तक एक पेंटिंग बना के रोज के 5,000, रोज के 10-50,000, रोज के 20,000 कमा ले, बट नो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वो कहते जो मजा मुझे अपनी मर्जी से बनाने में आता वो मजा वो पोर्ट्रेट बनाने में नहीं आता। पर ठीक है, मैं कलर का मास्टर हूं, मैं रंगों का और उसका मास्टर हूं, तो मैं बना देता हूं क्योंकि मुझे घर चलाना है। बट हम जिस सोसाइटी को बनाने की बात कर रहे हैं उसके बेस में यही है कि आपका बच्चा जिस काम के लिए बना है वो मस्ती से कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज की वजह से किसी धक्के से किसी कॉलेज में ना जाना पड़े, अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से उसको पैसे के लिए किसी का नौकर बनना ना पड़े, कम से कम वो जो करे अपनी मर्जी से करे कि मैं करना चाहता था। ऐसी सोसाइटी आखिर में हमारा जो पर्पज है वो है, जो हम इस सेमिनार जो बेस बन रहा है जो इसकी वजह से। तो इसलिए बेटर ऑप्शन कोई नहीं है।
बेटर ऑप्शन वही है, आप जिस काम के लिए बने हो, आप खेलने के लिए, आपको खेलने में मजा आ रहा है ना, खेलिए बस आप, हार्डली मैटर्स, जीत हार कोई मैटर नहीं करती, आप आनंद लीजिए। खेलने के कितने करियर हैं, ढेर करियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू ट्रीट द ऑटिज्म चाइल्ड। ऑटिज्म वाला जो बच्चा होता है ना, मैक्सिमम ये जो मेमोरी फुल होगी, रुक गया, अच्छा, ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं ये मैक्सिमम वो बच्चे हैं, मैंने अभी तक की, क्योंकि 4-5 साल मैंने इस पे लगाए थे ऑटिज्म वाले बच्चों को समझने में और इसके ऊपर ना, वन ऑफ द सुपर ब्रिलियंट दिमाग